वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक हम करने वाले हैं इंपोर्ट प्रोसीजर। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो, इंपोर्ट शब्द का मतलब तो आपको पता क्या होता है कि जब हम बाहर किसी देश से कोई प्रोडक्ट ख़रीद कर अपने देश में लेके आते हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें आपका, ट्रेड इंक्वायरी, यानी सबसे पहले आप लोग जो है इंक्वायरी करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट द इम्पोर्टिंग फर्म हैज़ टू डू इज़ गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज एंड फर्म्स विच एक्सपोर्ट द गिवन प्रोडक्ट। सबसे पहली चीज़ जो कि इम्पोर्टर करता है, यानी जो गुड्स खरीदने में इंटरेस्टेड होती है कंट्री, वो क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन, कि भाई कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं या ऐसी फर्म्स हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, यानी जो फर्म्स सामान अपना बेचती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं, उन फर्म्स को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द इम्पोर्टर कैन गैदर सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रेड डायरेक्टरीज और ट्रेड एसोसिएशन। सो इम्पोर्टर को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, ट्रेड डायरेक्टरीज से या फिर ट्रेड एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ से वो कोशिश करेगा कि उसको पता लग जाए कि कौन कौन सी फर्म है जो एक्सपोर्ट करती हैं, ताकि मैं प्रोडक्ट मंगा सकूँ। हैविंग आइडेंटिफाइड द कंट्रीज एंड फर्म्स दैट एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट। अब क्या किया उसने, आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर फर्म है जो कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए और ये लोग एक्सपोर्ट करने को तैयार हैं, ये फर्म्स। द इम्पोर्टिंग फर्म अप्रोचेज द एक्सपोर्ट फर्म्स विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेड इंक्वायरी फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एक्सपोर्ट प्राइस एंड टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। फिर जो इम्पोर्टिंग फर्म है, यानी जो प्रोडक्ट्स खरीदना चाहती है, वो किसको अप्रोच करेगी, एक्सपोर्ट फर्म को, यानी जहाँ से उसको सामान खरीदना है उस फर्म को अप्रोच करेगी, उससे बात करेगी, उसे ट्रेड के रिगार्डिंग इंक्वायरी करेगी, चाहे मेल के थ्रू चाहे फ़ोन के थ्रू कैसे भी, और उससे इन्फॉर्मेशन मांगेगी कि भाई अपने एक्सपोर्ट के प्राइसेस बताओ, आपके प्रोडक्ट्स जो आप बेच रहे हो उसके क्या प्राइसेस हैं और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपके, वो सारे हमें बताओ, ऐसे इंक्वायरी डालेगी। A trade inquiry is a written request by an importing firm to the exporter for supply of information regarding the price and various terms and conditions on which the latter is ready to export goods. So trade inquiry क्या चीज़ है, एक टाइप की रिटर्न रिक्वेस्ट है। इसमें इम्पोर्टर जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है, किसको, एक्सपोर्टर को करता है कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन दी जाए, आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप मुझे बता दें। आफ्टर रिसीविंग अ ट्रेड इंक्वायरी द एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स अ कोटेशन एंड सेंड्स इट टू द इम्पोर्टर। फिर जैसे ही एक्सपोर्टर जो है उसको ट्रेड इंक्वायरी रिसीव यानी मिल जाएगी। ठीक है, उसको पता लग गया है कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, फिर वो एक कोटेशन रेडी करेगा और कोटेशन रेडी करके किसको भेज देगा, इम्पोर्टर को भेज देगा, यानी अब रिप्लाई भी तो देगा ना वो, है ना। तो अब वो क्या रिप्लाई देगा, देखते हैं। द कोटेशन इज़ नोन एज परफॉर्मा इनवॉइस। और जो वो कोटेशन सेंड करेगा, एक्सपोर्टर जो सेंड कर रहा है इम्पोर्टर को, उसे परफॉर्मा इनवॉइस भी बोलते हैं। बात यह है, परफॉर्मा इनवॉइस है क्या, ये कोटेशन क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या लिखा होता है। सो परफॉर्मा इनवॉइस क्या है, एक टाइप का एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें कुछ डिटेल्स लिखी होती है, जैसे मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ग्रेड, डिज़ाइन, साइज़, वेट, प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है डॉक्यूमेंट में, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को वो सेंड कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रोक्योरमेंट ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। अब आपको गुड्स खरीदने हैं, बाहर के देश से खरीदने, आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, इम्पोर्ट ऐसे नहीं कर सकते हो, लाइसेंस होना ज़रूरी है। देयर आर सर्टेन गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड फ्रीली। हाँ, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो आराम से बिना लाइसेंस के आप इंपोर्ट करा सकते हैं, दूसरे देश से ख़रीद सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, अगर आपको अपने देश में बाहर से कोई गुड खरीदना है तो। द इम्पोर्टर नीड्स टू कंसल्ट द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी टू इन्फोर्स। सो इम्पोर्टर इसके लिए क्या करेगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी के बारे में जानेगा कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ता है और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दैट ही और शी वॉन्ट्स टू इम्पोर्ट और सब्जेक्ट टू इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, यानी पता लगाने की कोशिश करेगा क्या वो जो प्रोडक्ट मंगाना चाह रहा है उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। ठीक है, ये पता लगाने की कोशिश करेगा। इन केस गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड ओनली अगेंस्ट द लाइसेंस,
द इम्पोर्टर नीड्स टू प्रोक्योर एन इम्पोर्ट लाइसेंस। सपोज अगर क्या होता है, जो भी गुड्स इम्पोर्ट कराना चाह रहा है वो, उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, हमें लाइसेंस लाना ही पड़ेगा, अरेंज करना ही पड़ेगा, बनवाना ही पड़ेगा इम्पोर्ट के लिए। In India, it is obligatory for every importer and exporter to get registered with the Directorate General Foreign Trade। अब अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ऑब्लिगेटरी यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है, चाहे इम्पोर्टर हो चाहे एक्सपोर्टर हो, अपने आप को रजिस्टर्ड कराना ही पड़ता है DGFT के पास, या फिर रीजनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कहीं पे भी चले जाओ अपने आप को रजिस्टर करा लो और उनको जाके बोलो कि मुझे एक्सपोर्ट कोड नंबर दो, IEC नंबर दो, ठीक है, क्योंकि मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ या एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए आपको ये नंबर की ज़रूरत है। दिस नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू बी मैंशनड इन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स। अब ये नंबर की ज़रूरत आपको बहुत जगह पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे इस नंबर को फिल करना पड़ता है, वरना अधूरा माना जाता है वो फॉर्म। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब कहीं से आप फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करोगे बैंक से, जाहिर सी बात है। Since the supplier is in the context of an import transaction, resides in a foreign country। अब सबको पता है कि जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर अलग अलग देशों में रहते हैं, एक फॉरेन कंट्री में रहते हैं हमारा जो एक्सपोर्टर है, ही शी डिमांड्स पेमेंट इन अ फॉरेन करेंसी, और वो पेमेंट जो मांगेगा, पैसे मांगेगा, फॉरेन करेंसी में मांगेगा। अब हम रुपी में तो पेमेंट सबको नहीं कर सकते हैं, हम जिस देश के इंसान को पेमेंट दे रहे हैं उसको उसी की करेंसी में हमें पेमेंट देना पड़ेगा। पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में चेंज करेंगे, ठीक है, अपने देश के पैसे को दूसरे देश के पैसे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको उसी में उनको पेमेंट करना है। In India, all foreign exchange transactions are regulated by the Exchange Control Department of the RBI। अगर हम इंडिया की बात करें तो जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन होती है उन सबका ध्यान कौन रखता है, ये लिखा हुआ है एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट। RBI का ये एक डिपार्टमेंट है, यही सारी एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस देखता है। As per the rules in force, every importer is required to secure the sanction of foreign exchange। So हर एक इम्पोर्टर को क्या करना पड़ता है, पहले फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करना पड़ता है। For obtaining such a sanction, the importer has to make an application to the bank authorized by RBI to issue foreign exchange। इसके लिए इम्पोर्टर क्या करेगा, बैंक जाएगा, और कौन सा बैंक, जो RBI से ऑथोराइज्ड है, ऐसी किसी भी बैंक में नहीं, RBI के ऑथोराइज्ड बैंक से उनको एक एप्लीकेशन लिखेगा कि भाई मुझे फॉरेन एक्सचेंज दिया जाए, क्योंकि मैं जो है इंपोर्ट करा रहा हूँ कुछ गुड्स, तो मुझे उसके लिए पेमेंट करना है फॉरेन करेंसी में। द एप्लीकेशन इज़ मेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद द इम्पोर्ट लाइसेंस। सो एप्लीकेशन जो है पर्टिकुलर जो भी फॉर्म आपको फॉर्मेट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप लिख दोगे, ठीक है, और साथ में आप इंपोर्ट का लाइसेंस भी लगाओगे। आफ्टर प्रॉपर स्क्रूनिटी ऑफ द एप्लीकेशन, द बैंक सेंक्शंस द नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज फॉर द इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। बैंक जब है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, फिर बैंक जो है आपको फॉरेन एक्सचेंज दे देगा कि ठीक है भाई ये लो फॉरेन एक्सचेंज, और आप इम्पोर्ट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, पेमेंट है, वो करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट। अब आप जो सेटिस्फाइड हो सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, अब आप जो है ऑर्डर प्लेस कर दोगे। आफ्टर ऑब्टेनिंग द इम्पोर्ट लाइसेंस, आपको इम्पोर्ट लाइसेंस मिल चुका है। अब इम्पोर्टर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, ठीक है, ऑर्डर या इंडेंट एक ही शब्द है, दोनों का मीनिंग एक ही है। विद द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को क्या बोलेगा कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए और इनको मुझे भिजवाओ, मुझे सप्लाई करो। द इम्पोर्ट ऑर्डर कंटेन्स, अभी उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी जब वो ऑर्डर करेगा, कि प्राइस क्या, ये प्राइस में मुझे चाहिए, इतनी क्वांटिटी, साइज़, ग्रेड, क्वालिटी, और कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होगी, पैकिंग, शिपिंग, पोर्ट्स ऑफ शिपमेंट, डेस्टिनेशन, डिलीवरी शेड्यूल, इंश्योरेंस, मोड ऑफ पेमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ उसको भेज देगा, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट। द इम्पोर्ट ऑर्डर
शुड बी केयरफुली ड्राफ्टेड। और जब आप इम्पोर्ट ऑर्डर दे रहे हो, यानी अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो भाई इसको केयरफुली बनाना है, अच्छे से ऑर्डर देना है, ताकि कोई भी एम्बिगिटी ना हो, यानी कोई कन्फ्यूजन ना हो फ्यूचर में। जो उनसा आप प्रोडक्ट चाहते हैं उनको खुल के अच्छे से बताइए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऊपर नीचे फॉर्मेट कर दिया है, चाहे साइज़ में कुछ गड़बड़ कर दी है, प्रोडक्ट मंगाने के कलर में कुछ गड़बड़ करी है, और आप कुछ मंगा रहे हो और आ कुछ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूर देश से आ रहा है भाई, बहुत महंगा पड़ता है, किराया लगता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में। इसलिए कोशिश की जाए कि ऐसा ना हो। आगे देखो क्या लिखा है, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने ऑर्डर दे चुके हैं अब आप लेटर ऑफ क्रेडिट देंगे। इफ़ द पेमेंट टर्म्स एग्रीड बिटवीन द इम्पोर्टर एंड द ओवरसीज सप्लायर, ठीक है, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इतना इतना पेमेंट देना है, ऐसे करके इम्पोर्टर ने भी और एक्सपोर्टर ने भी, देन द इम्पोर्टर शुड ऑब्टेन द लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इम्पोर्टर क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट लाएगा। कहाँ से लाएगा, अपने बैंक से लाएगा। और किसको देगा, वो किसको फॉरवर्ड करेगा, ओवरसीज सप्लायर्स यानी एक्सपोर्टर को। पहले इम्पोर्टर बैंक जाएगा, वहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट लेगा, और वो उस लेटर को ऑफ क्रेडिट को वो एक्सपोर्टर को देगा। एज स्टेटेड प्रीवियसली, अब दोबारा भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि पहले वाले में भी बताया था मैंने, जब एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ रहे थे कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है एक टाइप की गारंटी होती है, जो इम्पोर्टर का बैंक देता है। किसको देता है, एक्सपोर्टर को देता है। सो इम्पोर्टर का बैंक कहता क्या है कि भाई मैं पेमेंट करूँगा इस अमाउंट की, जो भी मतलब आपका एक्सपोर्ट का बिल है उसकी पेमेंट मैं कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। एक्सपोर्टर के बैंक को ये बात बोलेगा, ऐसे उस लेटर में ऐसा लिखा होगा, मेंशन होगा कि मैं दूंगा तुम्हें सारे पैसे, हम गारंटी ओढ़ रहे हैं भाई इस चीज़ की। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सिक्योर मेथड ऑफ पेमेंट। सो ये जो मेथड है सबसे बढ़िया है, सबसे सिक्योर्ड है, यानी इसमें रिस्क नहीं होता है अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो। The exporter wants this document to be sure that there is no risk of non-payment। और एक्सपोर्टर ये डॉक्यूमेंट क्यों मांगता है कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दो, ये एक्सपोर्टर मांगता है ताकि वो श्योर हो जाए, उसको गारंटी हो कि भाई मुझे पेमेंट से रिलेटेड कोई रिस्क नहीं है, मेरी पेमेंट आनी ही आनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अरेंजिंग फॉर फाइनेंस। अब क्या होगा, द इम्पोर्टर शुड मेक arrangements in advance to pay to the exporter on arrival of goods at the port। अब इम्पोर्टर जो है वो क्या करेगा, अरेंजमेंट यानी पैसे एडवांस में ही पैसे देने के लिए एक्सपोर्टर को पैसा इकट्ठा कर लेगा, अरेंज कर लेगा। एडवांस प्लानिंग फॉर फाइनेंसिंग इम्पोर्ट्स इज़ नेसेसरी। और एडवांस में इस चीज़ की प्लानिंग करना कि भाई हमें पैसा देना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो है आपको ज़्यादा पेनल्टी ना लगे, डेमोरेजेस यानी पेनल्टीज़ ना लगे। क्योंकि अगर सपोज़ गुड्स इंपोर्ट हो गए हैं दूसरे देश से, हमारे देश में आ गए हैं और वो अनक्लियर्ड पड़े हुए हैं फॉर द वांट ऑफ पेमेंट, यानी वो तो पेमेंट मांग रहे हैं लेकिन आप पेमेंट अरेंज नहीं कर पा रहे हो, आप उन्हें पेमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो वहाँ पे गुड्स जो पड़े हुए हैं वहाँ से वो क्लियर नहीं करेंगे और पेनल्टी लगाएंगे, फ़ाइन लगाएंगे कि भाई टाइम पे पेमेंट नहीं है, अब तो हम ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो ये सिचुएशन ना हो, इसलिए टाइम से पैसा पहले अरेंज करके रख लो। नेक्स्ट है रिसीट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। देखो अब क्या है, आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन द वेसल द ओवरसीज सप्लायर डिस्पैचेज द शिपमेंट एडवाइस टू द इम्पोर्टर। जो आपका जो ओवरसीज सप्लायर है यानी जो एक्सपोर्टर है, उसने गुड्स लोड कर दिए थे वेसल में, है ना, शिप में डाल दिए थे, डिस्पैच भी कर दिए थे, उसके बाद वो इम्पोर्टर को एक शिपमेंट एडवाइस देगा। कौन देगा, एक्सपोर्टर देगा, गुड्स सप्लाई करने के बाद में देगा। अ शिपमेंट एडवाइस कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द शिपमेंट ऑफ गुड्स। और इस शिपमेंट एडवाइस में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है गुड्स के रिगार्डिंग। इन्फॉर्मेशन होती क्या है, हमारा इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल नंबर, डेट, नेम ऑफ वेसल विद डेट, द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी, डेट ऑफ सेलिंग वेसल। मतलब ये गुड्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होती है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ रिटायरमेंट लिखा हुआ तो असली में रिटायर का मतलब मत समझ लेना तुम। इसका मतलब क्या है, हैविंग शिप्ड द गुड्स द ओवरसीज सप्लायर्स प्रिपेयर अ सेट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ओवरसीज सप्लायर यानी जो आपका एक्सपोर्टर था, उसने गुड्स शिप कर दिए थे, बहुत अच्छी बात है। अब वो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, ठीक है, एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। कुछ जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा।
and hands it over to his or her banker for then onward transmission and negotiation to the importer। और वो किसको दे देगा, जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बैंकर को दे देगा। हैंड ओवर का मतलब ही होता है दे देना सामने वाले को, ठीक है, ताकि जो है जो भी और ट्रांजैक्शन करनी है या कोई नेगोशिएशन करनी है इम्पोर्टर के साथ वो चीज़ हो सके। द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नो, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया उसने, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, कमर्शियल इनवॉइस होगा, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। द बिल ऑफ एक्सचेंज accompanying द above डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये कहलाएंगे डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी इनकी बात हो रही है, बिल ऑफ एक्सचेंज प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स ये कहलाएंगे डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज। आगे देखो, एज मैंशनड अर्लियर इन कनेक्शन विद द एक्सपोर्ट प्रोसीजर द डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। सो ये जो डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज है ये आपके 2 टाइप्स का होता है यहाँ पे। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, जिसे साइड ड्राफ्ट कहा जाता है। सेकंड है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, जिसे यूजुअल्स ड्राफ्ट कहा जाता है। अगर हम पहले वाले की बात करें, साइड ड्राफ्ट की बात करें, तो इसमें क्या होता है, द ड्रॉयर इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू हैंड ओवर द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू इम्पोर्टर ओनली अगेंस्ट पेमेंट। इसमें ड्रॉयर यानी बात हो रही है एक्सपोर्टर की। एक्सपोर्टर अपने बैंक को क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये इम्पोर्टर को तभी हैंड ओवर यानी पकड़ाए जाएं जब पेमेंट मिल जाए, यानी बिना पेमेंट के नहीं, पैसे जब आ जाएं हमारे हाथ में तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम इम्पोर्टर को दें। लेकिन यूजुअल्स ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्रॉयर यानी एक्सपोर्टर अपने बैंक को क्या बोलता है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये कब पकड़ाने हैं इम्पोर्टर को, जब हमें बिल ऑफ एक्सचेंज मिल जाए। ठीक है, फर्स्ट केस में था जब पेमेंट मिल जाए, सेकंड केस में था जब अपने को बिल ऑफ एक्सचेंज मिल जाए तब ये डॉक्यूमेंट्स दे देना। द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज for the purpose of getting delivery is known as a document is known as retirement of import documents। यानी जब बिल ऑफ एक्सचेंज मिल जाता है और हम डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कर देते हैं तब इसे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स को देना इम्पोर्टर को कहलाता है रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अराइवल ऑफ गुड्स। गुड्स आ गए हैं भाई। गुड्स आर शिप्ड बाय द ओवरसीज सप्लायर्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अब गुड्स जो है ओवरसीज सप्लायर इन एक्सपोर्टर ने शिप्ड भेज दी हैं, जैसे मेंशन था कॉन्ट्रैक्ट में उसके अकॉर्डिंग। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कैरियर शिप और एयरवे इन्फॉर्म्स द ऑफिसर इन चार्ज एट द डॉक और एयरपोर्ट अबाउट द अराइवल ऑफ गुड्स ऑन द इम्पोर्टिंग कंट्री। अब जो पर्सन इन चार्ज है, शिप का हो चाहे एयरवे का हो, जो भी है पर्सन इन चार्ज वहाँ पे होगा, वो इन्फॉर्म कर देगा, चाहे डॉक पे अगर शिप से आए हैं तो, और चाहे एयरपोर्ट पे हैं, जो भी हैं वहाँ के ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा कि वे गुड्स आ गए हैं, अराइव हो चुके हैं, हमारी इम्पोर्टिंग कंट्री में एंट्री ले चुके हैं। ही प्रोवाइड्स द डॉक्यूमेंट द कॉल्ड इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, और वो ये चीज़ उसको दे देगा। इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट क्या चीज़ है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या लिखा होता है, दैट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। जो भी अपने गुड्स आए हैं उनके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स लिखी होती है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच अनलोडिंग ऑफ कार्गो टेक प्लेस, और ये वो डॉक्यूमेंट है जिस बेस पे जो है कार्गो में अनलोडिंग होती है, यानी सामान उतारा जाता है। जब ये डॉक्यूमेंट मिलता है तभी उतारा जाता है, वरना नहीं। नेक्स्ट है कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ गुड्स। अब कस्टम से क्लियर कराने हैं सारे गुड्स और गुड्स रिलीज़ कर देने हैं। ऑल द गुड्स इम्पोर्टेड इनटू इंडिया हैव टू पास थ्रू कस्टम क्लियरेंस। जैसे ही गुड्स इम्पोर्ट होते हैं, इंडिया में आते हैं, मतलब दूसरे देश से आते हैं, तो हमें उनका कस्टम क्लियर कराना पड़ता है। यानी जब भी वो इंडियन बॉर्डर क्रॉस करते हैं, आते हैं हमारे देश के बॉर्डर में, हमें कस्टम से क्लियरेंस लेना पड़ता है। कस्टम क्लियरेंस इज़ समवट टेडियस प्रोसेस, यानी बहुत टेडियस यानी बहुत ज़्यादा लेंदी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
एंड कॉल्स फॉर कंप्लीटिंग अ नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़, क्योंकि इसमें बहुत सारी टाइप की फॉर्मेलिटीज़ है, पेपर्स हैं जो हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं. इट इज़ देयर फॉर एडवाइस दैट इम्पोर्टर्स अपॉइंट CNF एजेंट्स हु आर वेल वर्स विद सच फॉर्मेलिटीज़. इसीलिए हमेशा यही एडवाइस दी जाती है इम्पोर्टर को कि C&F एजेंट है एक, उसको अपॉइंट कर लो जिसको कि सारी फॉर्मेलिटीज़ के बारे में वेल वर्स, यानी सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज होती है उनको फॉर्मेलिटीज़ के बारे में, और वो खुद जाके गुड्स को क्लियर करा लेते हैं. ठीक है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं. आगे देखो क्या लिखा है. फर्स्टली द इम्पोर्टर हैज़ टू ऑब्टेन डिलीवरी ऑर्डर. तो इसके लिए सबसे पहले आपको इम्पोर्टर को क्या करना है, डिलीवरी ऑर्डर लेना है. ठीक है, जिसे हम एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी भी बोल सकते हैं. जनरली व्हेन द शिप अराइव्स एट द पोर्ट द इम्पोर्टर ऑब्टेन्स द एंडोर्समेंट ऑन द बैक ऑफ द बिल ऑफ लैडिंग. जब शिप आती है पोर्ट पे तो उसके लिए इम्पोर्टर को क्या करना पड़ता है, ये एंडोर्समेंट लेना पड़ता है, जो कहाँ होता है, बिल ऑफ लेडिंग के बिल्कुल पीछे लिखा होता है. दिस एंडोर्समेंट इज़ डन बाय द कंसर्न शिपिंग कंपनी. और ये एंडोर्समेंट कौन करता है, शिपिंग कंपनी ही, यानी जिससे गुड्स आ रहे हैं वही कंपनी करती है. इन सम केसेस इंस्टेड ऑफ एंडोर्सिंग द बिल द शिपिंग कंपनी इश्यूज अ डिलीवरी ऑर्डर. लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुड्स जो है एंडोर्स करने के बदले शिपिंग कंपनी क्या करती है, डिलीवरी ऑर्डर इशू कर देती है. दिस ऑर्डर एंटाइटल्स द इम्पोर्टर टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स. और ये शिपिंग डिलीवरी ऑर्डर है क्या चीज़, इस ऑर्डर की हेल्प से इम्पोर्टर जो है डिलीवरी ले सकता है. जब तक ये ऑर्डर नहीं मिलेगा डिलीवरी का तब तक गुड्स नहीं मिलेंगे इम्पोर्टर को, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है. ऑफ कोर्स द इम्पोर्टर हैज़ टू फर्स्ट पे द फ्रेट चार्जेस. इम्पोर्टर को बट इसके लिए जो है पहले फ्रेट चार्जेस देने पड़ते हैं, जो किराया वगैरह है. ठीक है, अगर एक्सपोर्टर ने पे नहीं किया है तो फिर आपको वो सारे पैसे देने पड़ेंगे बिफोर ही और शी कैन पोजेशन ऑफ द गुड्स. पोजेशन ऑफ गुड्स यानी गुड्स आपके अंडर आएंगे, जो आप लेंगे उनका टाइटल, उससे पहले आपको फ्रेट चार्जेस देने पड़ेंगे. द इम्पोर्टर हैज़ टू पे डॉक ड्यूज. इम्पोर्टर को डॉक ड्यूज देना पड़ेगा एंड डॉक के मतलब जितने भी रिलेटेड चार्जेस हैं वो सारे पे करने पड़ेंगे, और उसके बदले आपको पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसीट ये मिलेगी, ये रिसीट मिल जाएगी. फॉर दिस द इम्पोर्टर हैज़ टू सबमिट टू द लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस. और इम्पोर्टर को ये कहाँ सबमिट करानी है, लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस में 2 कॉपी जमा करवानी होती है. नोन एज एप्लीकेशन टू इम्पोर्ट, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है. द लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस लेवाइज अ चार्ज फॉर सर्विसेज ऑफ डॉक अथॉरिटीज़. और ये जो आपका डिपार्टमेंट है ये आपके लिए एक छोटा सा एक चार्ज और लगाता है, पैसे एक्स्ट्रा और लगाता है. किस लिए, अपनी सर्विसेज के लिए. जो डॉक के अथॉरिटीज़ ने आपको सर्विसेज दी हैं वो इम्पोर्टर को ही झेलनी पड़ती हैं. आफ्टर पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस, अब आपने डॉक के जितने भी रिलेटेड थे सारे आपने चार्जेस पेमेंट्स दे दिए हैं. इम्पोर्टर इज़ गिवन बैक 1 कॉपी ऑफ एप्लीकेशन. इसके बदले इम्पोर्टर को एक कॉपी मिल जाएगी इस रिसीट की, और इस रिसीट को पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसीट भी कहा जाता है. द इम्पोर्टर देन फिल्स इन फॉर्म बिल ऑफ एंट्री. फिर इम्पोर्टर क्या करेगा, एक फॉर्म भरेगा जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री फॉर असेसमेंट ऑफ कस्टम्स इम्पोर्ट ड्यूटी. जिससे क्या होता है, हम कस्टम्स ड्यूटी जो है एसेस यानी कैलकुलेट की जाती है इसी फॉर्म की. वन अप्रेजर एग्जामाइंस द डॉक्यूमेंट. एक अप्रेजर या कोई भी बंदा आएगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामाइन करेगा, चेक करेगा कि सारे डॉक्यूमेंट ठीक है नहीं, और फिर एग्जामिनेशन ऑर्डर देगा. द इम्पोर्टर प्रोक्योर्स द सेट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अप्रेजर एंड पेज द ड्यूटी. और फिर इम्पोर्टर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेगा और साथ में ड्यूटी पे कर देगा. आफ्टर पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, अब आपने क्या है इम्पोर्ट ड्यूटी दे दी है. द बिल ऑफ एंट्री हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द डॉक सुपरिटेंडेंट. फिर आप क्या करेंगे, बिल ऑफ एंट्री दे के आएंगे डॉक सुपरिटेंडेंट को. द सेम हैज़ टू बी मार्क्ड बाय द सुपरिटेंडेंट एंड एग्जामिनर विल बी आस्क्ड टू फिजिकली एग्जामाइन द गुड्स. फिर एक एग्जामिनर आएगा, वो सारे गुड्स को जो है अच्छे से एग्जामाइन करेगा. द एग्जामिनर गिव्स हिज रिपोर्ट. फिर एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट देगा. ठीक है, द इम्पोर्टर और हिज एजेंट प्रेजेंट्स द बिल ऑफ एंट्री. फिर इम्पोर्टर या जो उसका जो भी एजेंट आएगा वो बिल ऑफ एंट्री को जाके पोर्ट अथॉरिटी के पास उसको दे देगा. फिर जैसे ही
आफ्टर रिसीविंग नेसेसरी चार्जेस द पोर्ट अथॉरिटी इश्यूज़ अ रिलीज़ ऑर्डर। और जितने भी चार्जेस लगते हैं उनको मिल जाएंगे तो पोर्ट अथॉरिटी क्या बोलेगी, रिलीज़ ऑर्डर दे देगी, बोलेगी अपने गुड्स अपने घर लेके जाओ। भाई बहुत लंबी वीडियो हो गई यार कसम से।